हेलो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को लाल बटन दबाकर जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से कोई वीडियो आपको जल्दी मिले। तो ये है बिहार दरोगा मेंस का जो है आपका प्रैक्टिस सेट 3 है और प्रथम प्रश्न पत्र जो आएगा सामान्य हिंदी का वो 100 नंबर का यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो बहुत लोग देखते हैं कि इस टाइम 40 क्वेश्चन लाते हैं और बोलते हैं ये आएगा ये आएगा। अरे भैया करो तो पूरी प्रैक्टिस करो। ठीक है, क्वेश्चन सभी देखो, 100 क्वेश्चन ज़रूर देखना चाहिए। आपका स्कोर देखना चाहिए कि हम कितना 100 में लगभग बना रहे हैं। ज़्यादातर अभी लोग यूट्यूब से ही तैयारी करते हैं। तो और इधर एक नया ट्रेंड चल रहा है कि लड़के व्हाट्सएप पर जो है 100 रुपया देकर रोज़ क्या होता है कि 40 क्वेश्चन देते हैं। 40 क्वेश्चन ले लो, ये टेस्ट सीरीज मार लो, देख लो, रैंक देख लो अपना। अरे भैया वो सब छोड़ो, अपना कोई ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ले लो, नहीं है तो कोई बुक ले लो अच्छी सी, उसका टेस्ट सीरीज बनाते रहो। क्यों ये बेकार के फालतू में पड़े हो कि ये 100 नंबर क्वेश्चन ले लो, ये ले लो। और मैं तो 100 क्वेश्चन पढ़ाता हूँ, मेरा दोस्त सेट आए तो कोई देखता नहीं है, कोई लाइक तो करेगा नहीं। ठीक है, तो ऐसे ही करो। ऐसे सफलता इसीलिए नहीं मिलती है किसी को। ठीक है, आप उसका, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि ये करो वो करो। ठीक है, मैं आपको राह बता रहा हूँ कि क्या करना चाहिए। आप ऑफलाइन सेट मारो, डायरेक्ट बात। 40 रुपये क्यों फेंक रहे हो? 100 रुपया आप टेस्ट के लिए ग्रुप बनाते हैं, ये करते हो करते दिन भर आपको चलिए, हम क्वेश्चन आपको फ्री में यहाँ पर 100 क्वेश्चन दे रहे हैं तो आपको लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते कोई। हम पहला ये आज ये बोल दिए, अब आगे वाले वीडियो में नहीं बोलेंगे। ठीक है, उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन स्टार्ट देखते हैं, बहुत बोल लिए। तो ये आप उत्क्षिप्त वर्ग में जो आता है ड ढ होते हैं। ठीक है, इसलिए उत्क्षिप्त ध्वनि पढ़ाई में जो है आपका उत्क्षिप्त ध्वनि है। ड ढ जो जिसमें वर्ड शब्द में आ जाता है उत्क्षिप्त ध्वनि कहलाता है। नेक्स्ट है कि संयुक्त, यहाँ पर एक संयुक्तों को छोड़कर हिंदी का मूल वर्णों की संख्या होती है कितना? तो ये आपका 44 होगी। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित वर्णों में कौन सा वर्ण महाप्राण है? तो महाप्राण जो होता है आपका ख आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस विकल्प में अनंत अंतस्थ व्यंजन है? तो अंतस्थ व्यंजन जो होते वर्ण होते हैं 4 होते हैं, य र ल व। ठीक है, तो इसमें आपका जो है ये हो जाएगा य र ल व। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं किस विकल्प में जो है आपका ड ढ व्यंजन के लिए सटीक बात कही गई है? तो 5 का जो आंसर होगा आपका ए होगा, उत्क्षिप्त मूर्धन्य व्यंजन। नेक्स्ट है कि किस विकल्प में विवृत स्वर है? तो 6 का जो आंसर होगा आपका डी होगा आ। ठीक है, और वीडियो आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए दोस्तों, क्योंकि मेरे लिए भी ये आपको उत्साह की बात होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंटेंट प्रोवाइड करूँ। ठीक है, महा प्लस उदय का संधि रूप क्या होगा? तो महोदय होता है। तो 7 का जो आंसर होगा ए होगा। 8 जो है कि एक ही जाति के लघु और दीर्घ स्वरों को मिलाकर दीर्घ होना किस संधि का लक्षण है? तो 8 का जो आंसर होगा आपका बी होगा, दीर्घ संधि। नेक्स्ट के महेंद्र में कौन सी संधि है? तो महेंद्र में जो है आपका यहाँ है महेंद्र में जो है गुण संधि है। और महाऔषधम शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो महाऔषधम शब्द का संधि विच्छेद जो होगा वो होगा महा प्लस औषधम। ठीक है, यहाँ होगा महा प्लस औषधम। नेक्स्ट है कि संधि का अर्थ क्या होता है? तो संधि का अर्थ जो होता है दो वर्णों का मेल होता है, संधि कहलाता है। तो आप ऐसा क्वेश्चन देखते रहिए। आपको देखिए बहुत लोग 10% जो होते, पिछले बिहार दरोगा का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें 10% जो है तो मेंस में हिंदी में ही डिस्क्वालीफाइड कर गए थे। तो आपको हिंदी भी देखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हर सब्जेक्ट को नहीं देखना है, चलिए पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं करना है। निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? तो 12 का जो आंसर होगा आपका सी होगा, दैत्यारी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? तो 13 का जो आंसर होगा आपका डी होगा, त्रिभुवन जो है त्रि जो होगा त्रि जो जिसमें संख्या आ जाए उसे द्विगु समास कहते हैं। ठीक है, त्रिभुवन त्रिमूर्ति ऐसे आता है। देश प्रेम में सही समास कौन सा है? तो 13 का जो आंसर होगा 14 क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन है कि देश प्रेम। ठीक है, देश प्रेम में सही समास क्या है? तो देश प्रेम में जो है आपका तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, सपरिवार में कौन सा समास है? तो 15 का जो आंसर होगा आपका ए होगा, अव्ययी भाव। नेक्स्ट है कि विद्यार्थी में समास कौन सा है? तो 16 का जो आंसर होगा आपका ए होगा, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है कि उर्दू उपसर्ग ला किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? तो 17 का जो आंसर होगा आपका डी होगा, बिना। बिना के लिए ला होता है। ठीक है, किस शब्द में अधि उपसर्ग नहीं लगा है?
बताना है। तो इसमें अभ्युदय में जो होता है अभी अधि अधि उपसर्ग नहीं लगा है, ठीक है, नहीं तो अध्यात्मक अधीक्षण, इसमें अभ्युदय अभी लगा है, ठीक है, अधि नहीं लगा है। नेक्स्ट है कि प्रत्युत्तर शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो 19 का जो आंसर होगा आपका सी होगा, प्रति। चलिए 20 देखते हैं कि मधुरिमा शब्द का प्रत्यय बताइए, तो 20 का जो आंसर होगा सी, ईमा, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त है, तो 21 का जो आंसर आपका डी होगा, मालिन। नेक्स्ट है 22, किस शब्द में ता का प्रयोग प्रत्यय के रूप में नहीं है, तो 22 का जो आंसर होगा आपका सी होगा, पिता में जो है ता का प्रयोग प्रत्यय के रूप में इसमें नहीं है, नहीं तो पात्र प्लस ता होता है, ता जो है इसमें है प्रत्यय के रूप में है, फलता में भी है, सफलता में, लेकिन पिता में जो है ता प्रत्यय के रूप में नहीं है। नेक्स्ट है अंग्रेज कूपन शब्द किस भाषा के हैं, तो 23 का जो आंसर होगा आपका ए होगा, अंग्रेजी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रूढ़ शब्द है, तो 24 का जो आंसर होगा आपका वो होगा बी, ठीक है, काला। नेक्स्ट है कि दो या दो से अधिक शब्दों के अथवा शब्दांशों के मेल से बने शब्द क्या कहलाते हैं, तो 25 का जो आंसर होगा आपका ये होगा, यौगिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस विकल्प का शब्द तद्भव है, तो 26 का जो आंसर होगा आपका वो होगा ए, चोंच, ठीक है। किस विकल्प का शब्द तत्सम है, इसमें है कि किस विकल्प का शब्द तत्सम है, तो 27 का जो आंसर होगा आपका ए होगा, मक्षिक, ठीक है। मक्षिक जो होगा तद्भव, तो मक्षिक जो है तत्सम है, इसका बिगड़ा हुआ देख जैसे इसमें आपका तत्सम तद्भव कैसे पहचान करते हैं, तद्भव जो होता है मक्षिक, जैसे मूल रूप जो मूल शब्द होता है वो होता है तत्सम, और उसका बिगड़ा हुआ रूप, जैसे कि बिगड़ा हुआ रूप को हम कहते हैं तो उसको तद्भव कहते हैं। तो मक्षिक जो होगा मच्छर का जो है मूल रूप है, तो मूल रूप मच्छर तत्सम होगा, मच्छर जो होगा तद्भव हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे पहचान करिएगा। उद्भव के आधार पर निम्न में से कौन सा शब्द भेद नहीं है, तो 28 का जो आंसर होगा आपका बी होगा, रूढ़। कृपण का विलोम क्या होगा, तो 29 का जो आंसर होगा आपका बी होगा, दानी। नेक्स्ट है कि संयुक्त शब्द का उचित विलोम होगा, तो 30 का जो आंसर होगा आपका वो होगा बी, ठीक है, बिछिन। नेक्स्ट है कि उत्कर्ष का विलोम क्या होगा, तो उत्कर्ष का विलोम जो होगा आपका वो होगा अपकर्ष। नेक्स्ट है कि वह अपने विषय का पूर्ण अभिज्ञ है, रेखांकित शब्द का विलोम क्या होगा, तो 32 का जो आंसर होगा आपका सी होगा, अनभिज्ञ, ठीक है। मानव शब्द का विशेषण क्या होगा, तो मानव शब्द का विशेषण मानवीय होगा। नेक्स्ट के निम्नलिखित में गुणवाचक विशेषण कौन सा है, तो ये है आपका नया जो है गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। नेक्स्ट के विशेषण से भाववाचक बनाने वाला शब्द कौन सा है, तो 35 का जो आंसर होगा आपका बी होगा, शिष्टता। नेक्स्ट है कि हमें गरीबी पर दया करनी चाहिए, इसमें रेखांकित शब्द कौन सा है, तो 36 का जो आंसर होगा आपका वो होगा बी, संज्ञा। नेक्स्ट है कि गीत के सपनों का सौदागर आया, रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो क्वेश्चन 37 का जो आंसर होगा आपका सी होगा, जातिवाचक। और आप कमेंट में ज़रूर लिखें कि मेरा कितना लगभग सही हुआ। आप इसमें 33% लाना अनिवार्य है, 33% अगर नहीं लाते तो दूसरा कॉपी आपका चेक नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, 100 में से 33 नंबर आपको ज़रूर लाना है। यहाँ हम लोग देख लीजिए कि गीत के सपनों का सौदागर आया, रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो क्वेश्चन 37 का जो आंसर आपका सी होगा, जातिवाचक। और नेताजी अब नहीं रहे, रेखांकित में संज्ञा बताइए कौन है, तो 38 का जो आंसर होगा आपका बी होगा, जातिवाचक है, ठीक है। मैं खुद इसके बारे में सोच रहा था, निम्न में से कौन सा सर्वनाम है, तो खुद सोच रहा था में जो सर्वनाम होगा वो है आपका निजवाचक, ठीक है। नेक्स्ट है कि उन्हें कुछ देकर विदा कर दो, निम्नलिखित में कौन सा सर्वनाम है, तो 40 का जो आंसर होगा आपका वो होगा अनिश्चयवाचक। वह कौन खड़ा था, निम्न में से कौन सा सर्वनाम है, वह कौन खड़ा था, तो ये होगा प्रश्नवाचक, ठीक है, पूछा जा रहा है कि कौन खड़ा था। नेक्स्ट है कि थोड़ी मलाई देना, वाक्य में कौन सा विशेषण है, तो 42 का जो आंसर होगा आपका डी होगा, अनिश्चित जो है परिमाणवाचक विशेषण है, कि थोड़ी सी मलाई देना, थोड़ा नहीं, थोड़ा बोलते हैं कि थोड़ा मलाई दो, तो वह निश्चित परिमाण में मात्रा, ठीक है। नेक्स्ट है कि 10 ग्राम सोना खरीदी, वाक्य में कौन सा विशेषण है, तो 43 का जो आंसर होगा आपका सी होगा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित मतलब 10 ग्राम खरीदी, ठीक है, बता दिया कि यहाँ 10 ग्राम, यहाँ अनिश्चितवाचक परिमाण विशेषण क्यों हुआ, अनिश्चित हुआ कि उसमें पता ही नहीं चल रहा कि थोड़ी में कितना मलाई दे, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, इजी है, आप हिंदी तो इजी है, आप केवल पढ़ना है, आपको प्रैक्टिस करते रहना है, सेट मारते रहना है, ठीक है। 44 है कि किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है,
तो 44 का जो आंसर होगा आपका सी होगा। रणबीर बहुत देर से टहल रहा है। और बताइएगा कि क्वेश्चन कैसा है, ठीक है। नेक्स्ट है किसमें इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा, ठीक है। किसमें संरचना की दृष्टि से क्रिया का भेद नहीं है, तो 45 का जो आंसर होगा आपका सी होगा, सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट है कि उतना ही खाओ जितना पचा सको, वाक्य में क्रिया विशेषण है, कौन सा क्रिया विशेषण है, तो 46 का जो आंसर होगा आपका डी होगा, परिमाणवाचक। श्याम घर के बाहर खड़ा है, रेखांकित पद में अभिकारी शब्द कौन सा है, तो 47 का जो आंसर होगा आपका सी होगा, समुच्चय बोधक। नेक्स्ट है कि निम्न में से हरि शब्द का अर्थ नहीं है, तो 48 का जो आंसर होगा रंग जो है हरि शब्द का अर्थ नहीं है, तो हरि में से सूर्य भी होता है, सिंह भी होता है, भगवान भी होता है। नेक्स्ट है कि चंद्रमा का परिवाची क्या है, तो चंद्रमा का पर्यायवाची हिमांशु होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि सूर्य का पर्यायवाची क्या है, तो ये आपका 50 का जो आंसर होगा सी होगा, अंशुमली। अंशुमली में सूर्य भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा शब्द प्रकाश का पर्यायवाची है, तो प्रकाश का पर्यायवाची जो है इसमें आपका प्रभा है। नेक्स्ट है कि देव शब्द का विलोम क्या है, तो 52 का जो आंसर होगा आपका ए होगा, दानव, ठीक है। देव का विलोम दानव ही होगा। नेक्स्ट है कौन सा शब्द आलोक का विलोम शब्द है, तो आलोक का जो होगा आपका वो होगा तम, ठीक है। क्षणिक का विलोम शब्द क्या होगा, तो 54 का जो आंसर होगा आपका डी होगा, शाश्वत। नेक्स्ट है कि क्षणिक में थोड़े देर के लिए, शाश्वत में हमेशा के लिए, ठीक है, ऐसा होता है। नेक्स्ट है कि अभिज्ञ शब्द युग्म का अर्थ भेद क्या होता है, तो 55 का जो आंसर होगा आपका बी होगा, जानकर मूर्ख। नेक्स्ट है कि आज पहला अर्थ भेद का सही शब्द युग्म है, तो 56 का जो आंसर होगा आपका सी होगा, अद्याद, ठीक है। कूच, यहाँ कूच है, एक हर्षऊ है, एक दीर्घऊ है, तो कूच मिस हर्षऊ मिस जो होगा आपका वो होगा उरोज, दीर्घऊ मिस होता है प्रस्थान, ठीक है, तो ये आपका सही होगा, ठीक है। बादल के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है, तो 58 का जो आंसर होगा आपका डी होगा, जलद। नेक्स्ट है कि आदि से लेकर अंत तक वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा, तो 59 का जो आंसर होगा आपका ये होगा, आद्यपांत। जो बहुत बोलता है उस वाक्य खंड का संक्षिप्त रूप है, तो जो बहुत बोलता है उसको क्या बोलते हैं, बचाल बोलते हैं। शीला दौड़ने में तेज है, वाक्य में कौन सा कारक है, तो 61 का जो आंसर होगा आपका सी होगा, कर्ता। नेक्स्ट है कि रागिनी गुरुजी से नृत्य सीखती है, वाक्य में कौन सा कारक है, तो 62 का जो आंसर है आपका बी हो, आपादान कारक। और एक सूचना जरूर आपको देंगे कि कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, तो उसको ये मानिए कि मेरा आखिरी एग्ज़ाम है, ठीक है। और आखिरी एग्ज़ाम जैसे कि मान लीजिएगा आप बिहार पीटी निकाले हैं, तभी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो मेन जो परीक्षा होता है लड़कों को छांटने का वो पीटी ही होता है। अगर पीटी में मान लीजिए पास कर गया और पीटी में पास करके आप मेंस देने वाले हैं, तो ये सोच लीजिए कि आप 80% लड़ाई जीत लिए हैं, ठीक है। आपको 20% ही काम करना है। तो ये मत सोचिए, आप आखिरी किसी भी परीक्षा को आखिरी मानिए और जी जान लगा दीजिए, ठीक है। बहुत लोग सोचते हैं कि एग्ज़ाम होगा तब पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, तो पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो 63 का जो आंसर होगा आपका ए होगा, कपट। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, तो ये इसका जो आंसर होगा आपका डी होगा, मकड़ी, ठीक है। मकड़ी जो है स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट है कि आपका बहुवचन क्या होगा, तो आपका बहुवचन जो होगा आपका आप लोग होगा। नेक्स्ट है कि बहु का शब्द का बहुवचन क्या होगा, तो ये होगा आपका बहुए, ठीक है। हिंदी में वचन होते हैं कितने, तो हिंदी में वचन जो होते हैं 2 होते हैं। नेक्स्ट है कि किस वाक्य में क्रिया का सामान्य भूतकाल में है, तो कौन सा वाक्य क्रिया सामान्य भूतकाल में है, तो ये आपका उसने पुस्तक पढ़ी जो है सामान्य भूतकाल में है। नेक्स्ट है कि मुझसे चला नहीं जाता, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है, तो मेरे द्वारा नहीं चला जाता है ना, तो 69 का जो आंसर होगा आपका सी होगा, मुझसे जो है भाववाचक हो जाएगा, ठीक है, भाववाच्य। नेक्स्ट है कि जब क्रिया का प्रधान, ठीक है, विषय कर्ता होता है तब वो कौन सा वाच्य होता है, तो जब क्रिया का प्रधान विषय कर्ता होता है तब उसे कौन सा वाच्य कहते हैं, तो उसे जो कहते हैं वो कहलाता है आपका कर्तृवाच्य। नेक्स्ट है कि यदि आप चलते हैं तो मैं चल लेता, इस वाक्य में वृत्ति क्या है, ठीक है, तो 71 का जो आंसर होगा आपका वो होगा सी, संकेतार्थ, ठीक है। यदि आप चलते, संकेत दिया जा रहा है कि यदि आप चलते हैं तो मैं भी चल लेता, ठीक है। नेक्स्ट है कि मुझे विश्वास है कि परीक्षा में अच्छे अंक मिलेंगे,
तो 72 का जो आपको इसमें क्या करना है कि निम्नलिखित प्रश्नों में रेखांकित आश्रित उपवाक्य का सही विकल्प चुनिए। उपवाक्य का परीक्षा में अच्छे अंक मिलेंगे, ये क्या है, ठीक है, उपवाक्य में क्या है। तो ये 72 का जो होगा आपका परीक्षा में अच्छे अंक मिलेंगे, संज्ञा उपवाक्य है, ठीक है। आप जानते हैं कि ईमानदारी एक अच्छा गुण है, तो ईमानदारी एक अच्छा गुण है जो ये आपका ये भी संज्ञा उपवाक्य होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो इसमें से आपको शुद्ध चुनना है कि आम के डाल पर पकने की आशा है। तो ये आपका गत माह वह घर अपने घर ही रहेगा, तुम्हें मुझसे नहीं भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए। तो ये 74 का जो आंसर होगा आपको यही है, ठीक है, तुम्हें मुझसे नहीं भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए, ठीक है, यही सही लग रहा है आपका। नेक्स्ट है खुशियाँ मनाना किस मुहावरे का अर्थ है, तो 75 का जो आंसर होगा आपका बी होगा, घी के दीपक जलाना, ठीक है। नेक्स्ट है कि किस क्रम में लोकोक्ति नहीं है, तो 76 का जो आंसर होगा आपका सी होगा, चींटी के पर निकलना, ये लोकोक्ति नहीं है। नहीं तो ढाक के 3 पात, तबेले का बला बंदर के सिर, तू डाल डाल मैं पात पात, ठीक है। जिसका काम उसी के सौजे, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, जिसका काम उसी को सौजे, तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है आपका कि जिसका जो काम है वही उसे अच्छी तरह से कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि डंका बजाना मुहावरे का सही प्रयोग किस क्रम में हुआ है, तो 78 का जो आंसर होगा आपका डी होगा, शोर करना। डंका बजाने का मतलब शोर करना। प्रभुता पाही काही मद नाही, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है, तो 79 का जो आंसर होगा आपका सी होगा, उच्च पद प्राप्त करने के लिए घमंड नहीं होता है। नेक्स्ट है ब्रैकेट में दिया है कि कोष्ठक में निर्धारित चिन्ह किसको इंगित करता है, तो ये कैसा चिन्ह है, तो ये जो है आपका होगा उद्धरण चिन्ह कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि किस क्रम में विराम चिन्ह का ठीक प्रयोग नहीं हुआ है, तो ये जो है आपका ठीक प्रयोग नहीं हुआ है। वाह वाह आपने तो कमाल कर दिया, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है, जबकि नहीं होना चाहिए, ठीक है। वाह आपने तो कमाल कर दिया, इसमें ये वाला चिन्ह होना चाहिए, ठीक है, प्रश्नवाचक नहीं होना चाहिए। ग्रांट के लिए हिंदी परिभाषिक शब्द क्या होगा, तो 82 का जो आंसर होगा आपका डी होगा, अनुदान, ठीक है। ये इंग्लिश है, इसका हिंदी है, ठीक है। ये है सबॉर्डिनेट का हिंदी समानार्थी शब्द क्या होगा, तो 83 का जो आंसर होगा आपका सी होगा, अधीनस्थ। नेक्स्ट है कि ज्ञापन के संदर्भ में उपयुक्त कथन कौन सा है, तो 84 का जो आंसर होगा आपका बी होगा, ज्ञापन में न संबोधन होता है न और भवदीय जैसा स्वनिर्देशन होता है, ठीक है। सेल्फ डायरेक्टेड नहीं कर सकते कि जब किसी कार्यालय में किसी शासकीय पत्र, ज्ञापन अथवा आदेश को एक साथ अनेक परिस्थितियों पाने को भेजा जाना होता है, उसे क्या कहते हैं, तो 85 का जो आंसर होगा आपका सी होगा, परिपत्र कहलाता है। परिपत्र लिखा जाता है कैसे, तो परिपत्र जो लिखा जाता है आपका वो लिखा जाता है केंद्रीय कार्यालयों द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यालयों को, एक कार्यालय द्वारा अपने अधीनस्थ सभी अनुभागों को, उच्च अधिकारियों तथा अधीनस्थ अधिकारियों को, ये सभी होगा कि परिपत्र सभी को लिखा जाता है, परिपत्र ही कहलाता है। एम के गांधी इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ नेशन का अनुवाद कीजिए, इसका अनुवाद करना है, तो इसका जो है महात्मा गांधी राष्ट्रपिता माने जाते हैं। नेक्स्ट है योर पेमेंट विल बी इशूड ऑन टाइम का अनुवाद कीजिए, तो 88 का जो आंसर होगा आपका बी होगा कि आपका भुगतान समय पर जारी कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है कि ऑल एंड सन्ड्री केम टू द मीटिंग का अनुवाद कीजिए, तो ये आपका बहुत से लोग व्यक्तिगत रूप में सामूहिक रूप में सभा में उपस्थित हुए, इसी का इसको इंग्लिश है ऊपर से नीचे हिंदी करना है, ठीक है। इट इज़ ऑलवेज गिव एंड टेक इन लाइफ का अर्थ क्या होगा, तो 90 का जो आंसर होगा आपका वो होगा बी, जीवन में सदैव लेन देन चलता रहता है। इट इज़ ऑलवेज गिव एंड टेक इन लाइफ, ठीक है। स्टाइपेंड के लिए सही परिभाषिक शब्द क्या होगा, तो 91 का जो आंसर होगा आपका डी होगा, मजदूरी कहलाता है, ठीक है। फॉरग्रे का सही परिभाषिक शब्द क्या होगा, तो 92 का जो आंसर होगा आपका ये होगा, कुटकर्म, ठीक है। और 93 से 100 का क्वेश्चन देख लेते हैं, गद्यांश दिया हुआ है, ये तो जरूर आएगा भाई, उसी में से आपको पढ़कर कहानी है उसी में से आंसर निकलेगा। तो चलिए देख लेते हैं आज क्या करना है। हम भाई 100 क्वेश्चन देते हैं और वीडियो लाइक नहीं करते हैं आप लोग, तो मत कीजिए। जो 40 बहला फुसला कर आपको ले जाता है, लाइक लेगा, कमेंट लेगा, बहुत सारे हैं यूट्यूबर, आपको सेट नहीं देंगे, कोई नहीं देगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन पढ़ाने के बस की बात भी नहीं है सबको। आज हम
पढ़िए सरी चलिए पढ़ते हैं कि आज हम इस असमंजस में पड़े हैं और यह निश्चय नहीं कर पाए हैं कि हम किस ओर चलेंगे और हमारा ध्येय क्या है। ठीक है, संभवतः ऐसी अवस्था ही हमारे पैर लड़खड़ाते हैं और हमारे विचारों में भारत के लिए और सारे संसार के लिए सुख और शांति का एक ही रास्ता है, वह है अहिंसा और आत्मवाद। कि अपनी दुर्बलता के कारण हम उन्हें ग्रहण न कर सकें, पर उसके सिद्धांतों को तो हमें स्वीकार कर लेना चाहिए और उसके लिए परिवर्तन का इंतज़ार करना चाहिए। यदि हम सिद्धांत ही न मानेंगे तो उसके परिवर्तन की आशा कैसे की जा सकती है। जहाँ तक मैंने गांधी जी के सिद्धांत को समझा, वह इसी आत्मवाद और अहिंसा के जिसे वे सत्य भी कहा करते थे मानने वाले और प्रवर्तक थे, उसे ही कुछ लोग आज गांधीवाद के नाम भी दे रहे हैं। यद्यपि महात्मा गांधी ने बार बार यह कहा कि नए सिद्धांत या वादक के रूप में प्रवर्तक नहीं है। ठीक है, उन्होंने अपने जीवन में प्राचीन सिद्धांतों का अमल कर दिखाने में यत्न किया है। विचार कर देखा जाए तो जितने सिद्धांत अन्य देशों के अन्य अन्य काल और अन्य स्थितियों में भिन्न भिन्न नामों और धर्मों से प्रचलित हुए, सभी अंतिम और मार्मिक अन्वेषण के बाद इसी तत्व के अथवा सिद्धांत में समाविष्ट पाए जाते हैं। केवल भौतिकवाद इनके अलग हमें असमंजस की स्थिति का से बाहर जो है निकलकर निश्चय कर लेना है कि हमें अहिंसवाद या आत्मवाद और गांधीवाद के अनुयायी और समर्थक हैं, न कि भौतिकवाद के प्रेय और श्रेय से हमें श्रेय को चुनना है। श्रेय को ही हितकर ही भले ही वह कठिन और श्रम साध्य हो, इसके विपरीत प्रेय आरंभ में भले ही आकर्षक दिखाई दे, उनका अंतिम परिणाम अहितकर होता है। ठीक है, तो ये नहीं मानिए कि गांधीवादी विचार जो है हम लोग कोई भी भाई आप पहले का जो है किसी को बुराई नहीं करना चाहिए, जोड़कर भी किसी के कहीं के सब लोग जो हैं हमारे आज़ादी में जो भाग लिए थे। और ये मत समझिए कि गांधी जी ने ऐसा क्यों कर दिया, ये कैसा बांट दिया, ये कर दिया। उस समय परिस्थितियाँ ही ऐसी है ही। अगर इतिहास आप पढ़ेंगे, आप स्टूडेंट है तो आप देखेंगे बहुत कुछ। ठीक है, सीखने को भी आपको मिलेगा कि क्यों आप ये ऐसा कदम, आप भी उस जगह पर रहते तो ऐसा ही कदम लेते। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं। इसका क्वेश्चन है पहला कि 93 जो है कि लेखक के मत में विश्व में सुख समृद्धि और शांति स्थापित हो सकती हैं किसके द्वारा। तो आप ऊपर में ही पढ़े ही हैं कि ये जो होगा अहिंसा और आत्मवाद द्वारा। ठीक है, हमारे पैर लड़खड़ाते हैं क्योंकि हम क्या होते हैं, हमें जो होता है आपका लक्ष्यहीन और दिशाहीन है, इसीलिए हमारा पैर लड़खड़ाता है। और अहिंसा एवं अन्य सत्य का मार्ग सबसे बड़ी बाधा क्या है अहिंसा और अन्य सत्य मार्ग में, तो ये है आपका सबसे बड़ी बाधा मनुष्य की अपनी दुर्बलता जो होती है, ये सबसे बड़ी बाधा होती है। किसी सिद्धांत को न मानने का सबसे बड़ा कुपरिणाम क्या होता है, तो 96 का जो आंसर होगा आपका बी होगा, मनुष्य के सदैव असमंजस में पड़े रहना होता है। ठीक है, महात्मा गांधी जिस सिद्धांत के प्रवर्तक थे वह सिद्धांत कौन सा है, तो 97 का जो आंसर होगा आपका डी होगा, अहिंसा और आत्मवाद। नेक्स्ट है कि विश्व के प्रमुखवाद और विचारधाराएं किस सिद्धांत पर समाहित हो जाती हैं, तो 98 का जो आंसर होगा आपका सी होगा, सत्य होगा, सत्य में। ठीक है, ऊपर सब पढ़े हैं उसी के अनुसार आपको आंसर देना है। हमें किस दुविधा के से सत्य को मुक्त करना चाहिए, तो ये आपका आत्मवाद और अनात्मवाद से दुविधा को हम लोग जो है मुक्त कर देंगे। ठीक है, अहिंसा और आत्मवाद की गांधी जी किसकी संज्ञा देते थे, तो 100 का जो आंसर होगा आपका बी होगा, सत्य की। वो हमेशा सत्य की रास्ता पर चलते थे और अहिंसा में विश्वास रखते थे। तो ये रहा आपका 100 क्वेश्चन। और वीडियो आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए। इसका सेकंड पार्ट जो आएगा, अब ये तो आपका 3 नंबर है, इसमें आपका हिंदी का हो गया। ठीक है, 100 नंबर का। उसके बाद आपका जो जीएस का पार्ट होगा कल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह फिर आप जीएस का कल पार्ट हो जाएगा तो फिर अगले दिन जो होगा वो आएगा हिंदी का। फिर ऐसे चलता रहेगा, सेट करा देंगे, सभी सेट कराएंगे। सेट अपना देखते रहिए क्योंकि सेट देखने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हम तो वहीं बोले फंडा है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस पेपर देखो, उसी के अनुसार तैयारी करो। और तीसरा जो महत्वपूर्ण है, आप उसी के सेट प्रैक्टिस करते रहो, और कुछ आपको नहीं करना है। चल मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।